नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। मैं शंकरलाल गुर्जर उच्च माध्यमिक आदर्श दमन छात्र द्वारा ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10, जो चौथा हमारा जो पाठ था विश्व के इतिहास के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। पिछले 2 वीडियो में हमने विश्व के इतिहास के औद्योगिक क्रांति में जर्मनी का एकीकरण पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण किस प्रकार से हुआ। जैसे जर्मनी का एकीकरण हुआ, जर्मनी कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, वैसे ही इटली का एकीकरण भी होना स्वाभाविक था, क्योंकि इटली भी बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। और इटली पर आसपास के जो पड़ोसी रियासतें थी, शक्तिशाली रियासतें, वो उन पर इटली पर अधिकार करना चाहती थी। इसलिए इटली में भी राष्ट्रवाद की भावना फैलती है, और इटली में राष्ट्र भावना फैलने का कारण नेपोलियन को माना जाता है। नेपोलियन को इटली का राष्ट्रवाद का जन्मदाता कहा जा सकता है। इसके साथ हम बात करें कि नेपोलियन द्वारा इटली को जीतकर वहां पर एक उपनिवेश स्थापित करना चाहता था। उस उपनिवेश के साथ साथ इटली वासियों का आर्थिक शोषण, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक शोषण कर रहा था। इसलिए इटली में भी जन जागृति फैली, और अपने अधिकारों के बारे में जब वो सोचने लगे तो वहां पर भी एक राष्ट्रवाद की भावना का जन्म होता है। अब बात करें कि इटली एकीकरण में सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है इटली वासियों पर, वो नेपोलियन की विजयों का पड़ता है, क्योंकि नेपोलियन एक साम्राज्यवादी शासक था। वो चाहता था कि मेरा जो अधिकार है वो पूरे विश्व पर हो। इसलिए इटली वासियों लगा कि एक दिन ये हमारे पूरे इटली पर भी क्या कर लेगा, अधिकार कर लेगा। जो दिल्ली की जो विजय बढ़ती जा रही थी, उन विजयों को रोकने के लिए एक राष्ट्रवाद की परिकल्पना करनी आवश्यक थी। आगे हम बात करें कि इटली में जब विजय की गई तो इसके द्वारा सामंतशाही प्रशासन को समाप्त किया गया, गणतंत्र की स्थापना की गई, इटली को प्रदेश के जरिया बनाया गया। इसलिए वहां पर इटली में एकीकरण की संभावना ज्यादा व्यक्त की जा सकती है। अब बात करते हैं कि नेपोलियन को नेपोलियन को इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता माना जाता है। इसके साथ साथ ही एक इतिहासकार होते हैं मैरियट। मैरियट के अनुसार इटली के एकीकरण के बारे में कहा जाता है, मैरियट क्या कहते हैं कि नेपोलियन का पहला व्यक्ति था जिसने सर्व इटली को एकता प्रदान की है। नेपोलियन ये परिभाषा पूछी जाती है कि नेपोलियन वह पहला व्यक्ति था जिसने इटली को एकता प्रदान की है। ये कथन किस विद्वान का है, इतिहासकार है, तो ये जो कथन है ये मैरियट का है। क्योंकि सबसे ज्यादा इटली एकीकरण हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, तो वो नेपोलियन की वजह से हुआ। नेपोलियन फ्रांस का शासक था और एक साम्राज्यवादी निर्माता था, अपने साम्राज्य बढ़ाना चाहता था, अपने उपनिवेश स्थापित करना चाहता था। इसलिए लोगों को लगा कि आगे चलकर ही हमारे साथ इसका जो बर्ताव था वो अच्छा नहीं होगा, ये हमारा आर्थिक जरूरत ज्यादा करेगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने इटली का एकीकरण करेंगे। जब इटली एकीकरण होगा तो इटली अपने आप क्या हो जाएगा, एक शक्तिशाली राष्ट्र हो जाएगा, और एक शक्तिशाली राष्ट्र किसी का भी मुकाबला करने के लिए तैयार हो सकता है। इसलिए
इस व्यक्ति को नेपोलियन को इटली का जन्मदाता माना जाता है और नेपोलियन में पहला व्यक्ति था जिसने इटली वासियों में एकता प्रदान की है। आगे बात करें कि इटली के एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएं थी, उन बाधाओं के बारे में चर्चाएं कर लेते हैं। इटली के एकीकरण में बाधाएं जो इटली के में जो बाधाएं थी, कौन कौन सी बाधाएं थी, उन बाधाओं के बारे में बात करें तो बाधाओं में जिस विचारधारा है विदेशी प्रभुत्व का होना है। पहली बात करें पोप का प्रभाव, विचारधारा, विदेशी हस्तक्षेप का प्रभुत्व, राजनीतिक इकाइयों में विविध इटली का होना, जागीरदारी सामंतवादी प्रथा, राष्ट्रीय चेतना का प्रभाव। तो हम देखते हैं कि इटली के एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएं थी। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि इटली के एकीकरण में जो बाधाएं थी उनका उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले है पोप का प्रभाव, फिर है विचारधारा, क्योंकि सबसे ज्यादा जैसे जर्मनी एकीकरण में पोप का प्रभाव था वैसे ही इटली पर भी जो लोगों को ज्यादा प्रभाव था वो पोप का प्रभाव था। तो पोप अपने सर्वोच्चता के कारण वहां पर इटली पर प्रभाव बनाए रखता था और वो चाहता था कि इसकी इटली का एकीकरण होगा तो मेरा यहाँ पर जो साम्राज्य चल रहा है वो साम्राज्य क्या हो आगे चलकर समाप्त हो जाएगा। इसलिए पोप का प्रभाव ज्यादा था, इसलिए ये नहीं चाहता था इटली का एकीकरण हो। फिर बात करते हैं विचारधारा की, बात करते हैं विचारधारा, क्योंकि इटली में अनेक प्रकार के लोगों की विचारधारा थी, अलग थी, अलग अलग धर्मों के लोग वहां पर निवास करते थे, अलग अलग साहित्यकार, विद्वान, लेखक, इतिहासकार थे, तो सभी की विचारधारा अलग थी, इसलिए एकीकरण होना संभव था। फिर बात करें विदेशी हस्तक्षेप का प्रभुत्व होना, क्योंकि विदेशी हस्तक्षेप का आसपास के जर्मनी, पर्सा, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इन विदेशी ताकतों का प्रभुत्व इटली में ज्यादा था, इसलिए एकीकरण का होना संभव नहीं था। फिर बात करते हैं राजनीतिक इकाइयों में विभक्त होना, जैसे जर्मनी का अलग अलग राजनीतिक इकाइयों में विभक्ति, इटली 300 देशी रियासतों में विभक्त था, वैसे इटली भी 50 से ज्यादा रियासतों में बटा हुआ था, इसलिए एकीकरण में होना संभव था। फिर बात करते हैं सामंतवादी जागीरदारी प्रथा वहां पर होना। ये दोनों प्रथाएं ऐसी थी जिन प्रथाओं द्वारा जो कमजोर वर्ग है, मध्यम वर्ग है, किसान वर्ग है, उनका आर्थिक शोषण करना, इसलिए ये नहीं चाहते थे कि अगर एकीकरण हो जाए जो हमारा जो गुजारा बत्ता चल रहा है इन किसान वर्गों से, मध्यम वर्ग से, मजदूर वर्ग से, वो क्या हो जाएगा, आगे चलकर समाप्त हो जाएगा। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय चेतना का प्रभाव भी कम था यहाँ पर, राष्ट्रीय चेतना का अभाव। तो इटली वासियों में जो राष्ट्रीय चेतना थी, जन जागृति थी, वो बहुत कम थी, इसलिए एकीकरण में सारी की सारी बाधाएं आ रही थी। अब बात करते हैं कि इटली में एकीकरण में जो सहायक तत्व थे वो कौन कौन से थे। जब इटली का एकीकरण हुआ तो उस एकीकरण में किन किन संगठनों का सहयोग रहा, तो उनको बोलते हैं सहायक तत्व। तो पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा कार्बोनिक संस्था है
स्थापना होती है 1810 में नेपल्स शहर में होती है। नेपल्स शहर इटली का एक शहर है, वर्तमान में महानगर है वहां का। इस कार्बोनी संस्था की स्थापना 1810 में नेपल्स में होती है। इसका जो उद्देश्य माना गया है, इस संस्था का उद्देश्य क्या है, तो इसका जो उद्देश्य है विदेशियों को इटली से बाहर निकालना, विदेशियों को इटली से बाहर निकालना, और जो दूसरा इसका वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना करना। तो कार्बोनेट पहला संगठन है जो इटली के एकड़ में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा करता है। इसमें इसकी स्थापना 1810 में होती है। कहाँ होती है? नेपल्स में होती है। इसका उद्देश्य क्या था? इस संगठन का पहला उद्देश्य है विदेशियों को इटली से बाहर निकालना, और दूसरा जो उद्देश्य है वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना करना। तो ये पहला हमारा संगठन है। दूसरा संगठन की बात करें तो यंग इटली है। दूसरा जो संगठन है उस संगठन में यंग इटली स्थापना होती है 1831 में मेजिनी द्वारा। स्थापना कब होती है? 1831 में मेजिनी द्वारा इसकी स्थापना होती है। और यंग इटली का भी उद्देश्य है, इसका भी जो उद्देश्य बताया गया है कि स्थापना क्यों हुई, क्या कारण था, तो इटली की एकता स्वतंत्रता की प्राप्ति पहला है। इटली की एकता व स्वतंत्रता की प्राप्ति इस संगठन का उद्देश्य माना जाता है। स्थापना 1871 में 21 में मेजिनी द्वारा की जाती है। और जो दूसरा इसका उद्देश्य है उद्देश्य माना गया है कि इटली वासियों में त्याग, बलिदान और संघर्ष की भावना का विकास करना, भावना बनना लोगों में। जब त्याग और वैधानिक संघर्ष की भावना लोगों के अंदर आएगी तो वो अपने इटली का जो एकीकरण करना चाहते हैं वो आसानी से हो सकता है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि कार्बोनेट संस्था की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 1810 में नेपल में स्थापना होती है। और उद्देश्य क्या है? विदेशियों को इटली से बाहर निकालना, और दूसरा है वैधानिक स्वतंत्रता की प्राप्ति करना। दूसरा जो उद्देश्य संगठन है यह इटली स्थापना 1831 में होती है, मेजिनी के द्वारा की जाती है। उद्देश्य है इटली की एकता स्वतंत्रता की प्राप्ति करना। दूसरा है इटली वासियों में त्याग, बलिदान और संघर्ष की भावना कैसे बढ़ना है, ये इसके उद्देश्य माने गए हैं। आगे बात करें कि यूरोप की संधि कब और किनके मध्य होती है? यूरोप की संधि ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के मध्य होती है। ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के मध्य
10 नवंबर 1859 को ये संधि होती है। तो ज़्यूरिख की संधि कब और किनके मध्य होती है? 10 नवंबर 1859 को ऑस्ट्रिया और फ्रांस के मध्य ज़्यूरिख की संधि होती है। आज हम इसमें बात करें कि इटली का एकीकरण किस प्रकार से हुआ। हमने इस बारे में पढ़ा, क्या क्या बाधाएं थी, क्या क्या सह तत्व थे। अब बात करते हैं कि वर्तमान में इटली का जो एकीकरण था वह असंख्य देशभक्तों, बलिदान, त्याग, संघर्ष के कारण एकीकरण होता है। और इसमें एकीकरण में जो कूटनीति थी, जो राजनीति था, जो आर्थिक स्तर था समाज का, उसका भी पूरा योगदान इटली वासियों को मिलता है। और आगे चलकर इटली का जो एकीकरण है वो समाप्त हो जाता है। तो यहीं पर हमारा जो आज का ये चैप्टर था यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।